Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. My name is Hayan Khan and I'm a first year medical student at the Bacha Khan Medical College. आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन। इससे पिछले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ी और एक्सेलरेशन के ऊपर थोड़ी सी बातें हमने की थी, बट ज़्यादा बातें हम यहाँ पर करेंगे। सो एक्सेलरेशन को डिफ़ाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब ये डिफिनीशन शॉर्टेस्ट डिफिनीशन है और इसको समझने की आप लोग कोशिश करें। यहाँ पर रेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, चेंज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और फिर वेलोसिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। वेलोसिटी के ऊपर आप लोग समझ गए हैं कि एक बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, बॉडी हैज़ कवर्ड डिस्प्लेसमेंट, और उसी डिस्प्लेसमेंट को आप लोगों ने टाइम के ऊपर डिवाइड कर दिया है। ये आप लोगों को क्वांटिटी देती है वेलोसिटी, यानी एक बॉडी की रफ्तार। इसको हम उर्दू में कहते हैं रफ्तार। तेज़ जा रही है या स्लो जा रही है वो हमें यहाँ से पता चल जाता है। लेकिन अगर एक बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है और उसको हम टाइम के साथ देखें, यहाँ पर भी टाइम आ जाएगा, तो ये हमारे साथ इक्वल है टू एक्सेलरेशन वेक्टर। यानी एक बॉडी है, वो मोशन कर रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब उसकी वेलोसिटी, उसकी रफ्तार अगर टाइम के साथ तेज़ होती जा रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम एक्सेलरेटिंग बॉडी कहेंगे और इस फिनोमिना को एक्सेलरेशन कहेंगे। या फिर उसकी जो रफ्तार है वो कम होती जा रही है विद टाइम, तो इसको भी एक्सेलरेशन कहते हैं। तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो, आया वो ज़्यादा हो रही हो या वो कम हो रही हो, लेकिन उसको हम टाइम के साथ जब देखेंगे, दैट इज़ एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। चूँकि ये बनी ही इसमें वेलोसिटी का जिक्र किया गया है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। असल में वेलोसिटी के ऊपर इसका वो नहीं है, वेलोसिटी के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती, बट ये है कि एक्सेलरेशन को डिफाइन करने के लिए वी नीड डायरेक्शन। So that is actually the reason why it is a vector quantity. We need direction to clarify its meaning. अच्छा, डायरेक्शन पर जब है तो डायरेक्शन क्या होगा? सो डायरेक्शन इज द सेम एज द चेंज इन वेलोसिटी। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और फिर इस पॉइंट के नीचे मैंने एक दूसरा पॉइंट लिखा है कि इट मे और मे नॉट बी इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। इन दोनों पॉइंट्स में क्या फ़र्क है? एक में कह रहा है कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन पहले वाले पॉइंट में कहा है कि चेंज इन द वेलोसिटी के डायरेक्शन में खामखा होगी। सही है, ये फ़र्क है इन दोनों में। तो अब इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। एक बॉडी है, लेट्स से दिस इज़ अ कार, और ये कार इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तो जब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास इसी डायरेक्शन में है। बट अगर ये बॉडी इस डायरेक्शन में मोशन कर रही होती बट इसकी वेलोसिटी डिक्रीजिंग होती, तब एक्सेलरेशन हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में होती। ये रूल है और इसको फिर बाद में समझते हैं, बाद में आ रहा है ये चीज़। तो यहाँ पर हमने कहा है कि इट मे और मे नॉट बी इन द डायरेक्शन, वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो भी सकता है और वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं भी हो सकता। अब यहाँ पर नहीं है, लेकिन चेंज इन द वेलोसिटी के डायरेक्शन में खामखा होगा। अब वेलोसिटी में चेंज किस डायरेक्शन में आ रहा है, हम इसको इस ही डायरेक्शन का चेंज कहते हैं। वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है इस डायरेक्शन में। हम जिस साइड में वेलोसिटी ज़्यादा है उस साइड को पॉइंट आउट करते हैं कि इस साइड में चेंज आ रहा है वेलोसिटी का। ओके, और वो ड्यूली आता है ड्यू टू द फैक्ट ऑफ फोर्स। अब एक बॉडी अगर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो फोर्स उस पर इसी डायरेक्शन में लगेगा ना, अपोजिंग फोर्स उसके ऊपर लगेगा। तो इस अपोजिंग फोर्स ने चेंज किस डायरेक्शन में लाया? इस ही अपोजिंग डायरेक्शन में चेंज लाया ना। और अगर एक बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उस पर फोर्स भी जिस 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 डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है।
तो ये चेंज असल में ला कौन रहा है, फोर्स ला रहा है वेलोसिटी में, और इसीलिए फिर हमने नीचे लिखा है कि इट हैज़ द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, चूंकि हमारे पास वो भी है ना, क्या कहते हैं, न्यूटन की लॉ, हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन आता है, और उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। अच्छा, यूनिट, अब यहाँ यहीं से हमारे पास यूनिट आता है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास मीटर है, टाइम हमारे पास सेकंड है, और इसको दोबारा हमने सेकंड पे डिवाइड किया है, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाता है। डायमेंशंस हमारे पास आती हैं, हमारे पास है मास, यहाँ पर मास की कोई बात नहीं की जा रही, तो मास 0 हो जाएगा। लेंथ हमारे पास, लेंथ 1 है तो वो हम नहीं लिखेंगे, और टाइम जो है तो हमारे पास स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो ये इन्वर्स बन जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी डायमेंशंस हो गई। अच्छा, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, और इट मे बी ज़ीरो। और मैथमेटिकल फॉर्म, ये चीज़ मैं ज़रा साफ़ कर देता हूँ, तो आप लोगों को मैं मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, अच्छा, मैथमेटिकल फॉर्म, चूंकि ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात की जा रही है, तो एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या चीज़ डिनोट करता है, डेल्टा वी डिनोट करता है चेंज इन वेलोसिटी, और रेट हमारे पास आ जाएगा टाइम, ये है। और डेल्टा वी को अगर हम खोलेंगे तो हमारे पास बन जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द चेंज इन टाइम। सही है, यहाँ पर भी आप चेंज इन लगा सकते हो। ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म हो गई है। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं हम, एक्सेलरेशन कब ज़ीरो होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, और कब परपेंडिकुलर होगा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है आपको कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और पैरेलल होगा जब वेलोसिटी इंक्रीजेज। पैरेलल टू वेलोसिटी होगा व्हेन द वेलोसिटी इंक्रीजेज, यानी एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव होगा और पैरेलल टू द वेलोसिटी होगा व्हेन द वेलोसिटी इंक्रीजेज। इसको समझते हैं यहाँ पर। ओके, क्या एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, पैरेलल है व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेज। ये जो नोट्स हैं, तो ये मेरे अपने नोट्स हैं जो मैंने फर्स्ट चैप्टर के बनाए हुए थे, और यहाँ पर इस चीज़ से कुछ MCQs आते हैं। ये तो एक फैक्ट था, ये आप लोगों ने मान लिया है, और अगर इसको समझने की आप लोगों को ज़रूरत है तो वो हम यहाँ पर समझेंगे इसको। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी जब इंक्रीज हो रही होती है ना, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है, तो इसका मतलब होता है कि जो v फाइनल है वो अल्टीमेटली ग्रेटर है v इनिशियल से। और जब ये चीज़ ग्रेटर होगी v इनिशियल से, तो जो हमारे पास इक्वेशन है एक्सेलरेशन की, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, तो अगर बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ को माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली जवाब हमारे पास पॉजिटिव आएगा। तो एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव हो गई है, और इसमें चूंकि वी एफ जो है तो वो ज़्यादा है, इसका क्या मतलब बनता है, दैट नेट फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ये चीज़ हो गई है, तो जब नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन है, यानी ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इस ही पर आपको फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन भी तो उसी डायरेक्शन में होगी ना, तो ये दो चीज़ें पैरेलल हो गई हैं। अच्छा, ये पॉइंट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग, यहाँ पर वेलोसिटी जब इंक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। और काइनेटिक एनर्जी क्यों इंक्रीज हो रही है, इसका एक दूसरा मतलब बनता है कि एनर्जी इज एडेड टू द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग से आप फोर्स लगा रहे हो ना, तो आप क्या कर रहे हो, इस पर वर्क डन कर रहे हो। यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है, वर्क डन इज पॉजिटिव। तो ये सारी इंटर रिलेटेड बातें हैं, बट हमारे टीचर ने इनको सर अलहदा अलहदा लिखा, ताकि MCQ में अगर वो एक चीज़ आपसे पूछें तो आप लोगों को पता हो। तो वर्क डन पॉजिटिव है क्योंकि आप फोर्स इसके ऊपर लगा रहे हो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो क्या है, आप जब वर्क डन करोगे तो एनर्जी ऐड नहीं होगी सिस्टम में। और फिर है द बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, बिल्कुल बात है, जब एक्सेलरेशन आ गया तो बॉडी इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकती। ओके, एंड इन दिस केस वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर आर पैरेलल, तो ये तीनों पैरेलल होंगी इस केस में। ये तो हो गई किताब थ्योरी की बातें। अच्छा, MCQ में आपसे रेशो पूछा जा सकता है, तो वी एफ जो है तो वी आई से ग्रेटर है, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, और जो वी आई है तो वो फिर स्मॉलर होगा वी एफ से, उसी की बात है।
अगर हम रेशो की बात करें तो ये वाला जो वी आई है, इसको अगर हम इसके नीचे लाएंगे तो ये बन जाएगा वी एफ बाई वी आई, दिस इज़ ग्रेटर देन 1, यहाँ पर 1 रह जाएगा। छोटी सी चीज़ को छोटी सी चीज़ पे नहीं, बड़ी चीज़ को जब हम छोटी चीज़ पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 1 से बड़ा होगा। और यहाँ पर अगर हम इसको उल्टा करते हैं, एक छोटी चीज़ को हम बड़ी चीज़ पर डिवाइड करते हैं तो फिर आंसर हमारे पास छोटा होगा, एंड ए इज़ पॉजिटिव। ये है एक्सेलरेशन जब पॉजिटिव होगा उसका केस। फिर हमारे पास आता है केस नंबर 2। यहाँ पर सेंटेंस मैंने लिखा है कि एक्सेलरेशन इज़ नेगेटिव एंड एंटी पैरेलल टू द वेलोसिटी व्हेन द वेलोसिटी डिक्रीजेस। देखें, जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो वी इनिशियल जो है वो अल्टीमेटली ग्रेटर होगा वी फाइनल से, और जब ये चीज़ होगी तो एक्सेलरेशन में अगर हम वी एफ से माइनस करेंगे वी आई को, एक छोटी सी चीज़ से हम एक बड़ी चीज़ को माइनस करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव ही आएगी। सही है, तो ये चीज़ें हैं। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वी एफ स्मॉलर है वी आई से, वी एफ बाई वी आई स्मॉलर है 1 से, वी आई ग्रेटर है वी एफ से, वही बात है, वी आई बाई वी एफ जो है तो वो ग्रेटर है 1 से, और एक्सेलरेशन नेगेटिव है। एंड जनरली ए इज़ डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, और नेगेटिव है तो इन मोस्ट केसेस इसको हम डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं जनरली। अच्छा, नेट फोर्स इज एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अब वेलोसिटी चूंकि डिक्रीज हो रही है तो फोर्स अपोजिंग हो गया ना, उसके अगेंस्ट लग रहा है, इसीलिए तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी सब्ट्रैक्ट हो रही है सिस्टम से। देखिए, एनर्जी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम एंड द बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि एक्सेलरेशन आपके पास आ गई है। सही है, एंड ए वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। देखें, फोर्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन खामखा होगा तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, बट चूंकि ये डिक्रीज़ हो रही है वो इसीलिए डिक्रीज़ हो रही है क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। वर्क डन इज नेगेटिव एंड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द सराउंडिंग। इसमें आप लोग समझ गए हो। इसके बाद आते हैं एक्सेलरेशन ज़ीरो कब होता है। सो व्हेन स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन नाम ही स्पीड में चेंज का है, सही है, तो अगर स्पीड चेंज ही नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया अल्टीमेटली। सो इन दिस केस स्पीड में भी आप कह सकते हो यहाँ पर वेलोसिटी बेहतर है। इन दिस केस द एक्सेलरेशन वेक्टर इज ए नल वेक्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सेलरेशन चूंकि एक वेक्टर है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड तो जीरो होगा बट उसका फिर डायरेक्शन तो होगा ना। तो नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है, नल वेक्टर जिसको हम ओ और इससे डिनोट करते हैं, इट इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, बट इसकी डायरेक्शन जो है दैट इज आर्बिट्ररी। एक फर्जी डायरेक्शन हमने इसकी ली हुई है, फर्जी यानी रियल नहीं है बट आर्बिट्ररी है। वो डायरेक्शन हमने ली है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एरो की एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन ज़रूरी है। तो एक्सेलरेशन अगर हमारे पास ज़ीरो होगा तो उसका मतलब ये है कि दैट इज़ अ नल वेक्टर। और ये नल वेक्टर के ऊपर मैं इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अक्सर एमसीक्यू इस तरह का आता है कि अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, व्हाट इज एक्सेलरेशन। अब चूंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म की बात की है तो स्टूडेंट जो है तो वो ज़ीरो को टिक कर देते हैं, बट असल में इसका सही ऑप्शन ज़ीरो नहीं है। द करेक्ट ऑप्शन इज 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ईस्ट वेस्ट। ओके, 0 मीटर तो है लेकिन डायरेक्शन ज़रूरी है क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन के बगैर अगर तो आप एक एमसीक्यू को क्लिक करेंगे दैट वुड बी कंसिडर रॉन्ग। अच्छा, अगर सारे एमसीक्यूज में डायरेक्शन नहीं दिया होता फिर ज़ीरो कहना सही है। ये आपसे ये बात की गई हो कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन, तो फिर उसमें डायरेक्शन की बात करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद आता है द बॉडी इज़ इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। बिल्कुल, अगर एक बॉडी की एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो वो इक्विलिब्रियम में हुआ, और इक्विलिब्रियम कौन सा, ट्रांसलेशनल। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास
टॉर्क का ज़ीरो होना लाजमी है, जिसकी यहाँ पर बात नहीं की गई है। तो इसमें सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। वर्क डन इज जीरो क्योंकि फोर्स नहीं लग रहा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो क्योंकि वर्क डन नहीं हो रहा। एनर्जी इज नाइदर एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। इसके बाद आते हैं हम अच्छा, वो फाइनल वाला हमसे रह गया है। फाइनल ये है कि एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर to the velocity when speed of the body is constant and only its direction is changing। देखें, हमारे पास हमने कहा कि जब एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है, एक बॉडी के ऊपर अगर एक फोर्स लगता है, ये बॉडी है, तो उसमें एक्सेलरेशन काज होती है, ये हमने मान लिया है। अब अगर फोर्स और बॉडी जिस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है, लेट्स हम कह दें कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में अगर तो एंगल हमारे पास 0 डिग्री का है, तो ये फोर्स इस बॉडी की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं लाएगा। नो चेंज इन डायरेक्शन, नो चेंज इन डायरेक्शन, बट मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा। चेंज, यस। एक बॉडी है, उस पर फोर्स लग रही है ऑन 0 डिग्री टू, जिसमें वो मोशन कर रही है, तो उस बॉडी के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, वो उसी डायरेक्शन में मोशन करेगी, बट उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। एक बॉडी पे अगर तो फोर्स लग रहा है किस एंगल के ऊपर, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का एंगल, यानी रेंज में, तब उस बॉडी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, उस बॉडी का डायरेक्शन भी चेंज होगा। इसी तरह है ना, हमारे पास एक बॉक्स है और वो मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन उसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में। अगर मैं इस डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ, तो ये किस तरह की मोशन करेगा, ये मेरे पास इस तरह से मोशन करेगा, क्योंकि ये आगे भी जा रहा है और इसके ऊपर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स भी लगा रहा हूँ, तो ये ऊपर की तरफ मुड़ेगा और चेंज भी होगी इसकी मैग्नीट्यूड। और अगर एक बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो एट 90 डिग्री, तब उसके मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आएगा, उसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आएगा। ये बॉडी है, ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है, आपने इसके ऊपर 90 डिग्री का फोर्स लगाया, ये इस बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ये बॉडी आना चाहती थी यहाँ पर, बट अब ये जाएगी यहाँ पर, तो ये इस तरह टर्न हो जाएगी। यहाँ पर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में भी चेंज आ रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है। अच्छा, और अगर तो आप 90 डिग्री का एंगल लगाते ही जा रहे हो, एक पॉइंट के ऊपर फोर्स ऑन 90 डिग्री लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, तो वो कॉन्स्टेंटली एक सर्कल में घूमेगी। तो फोर्स एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर। तो मैंने कहा था जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। एक बॉडी जब सर्कुलर मोशन में कवर करती है, तो उस पर जो फोर्स लग रही होती है वो कॉन्स्टेंटली टुवर्ड द सेंटर होती है, तो अल्टीमेटली एक्सेलरेशन भी इस ही डायरेक्शन में है हमारे साथ, एंड दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, यानी फोर्स सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर रही है, एंड ओनली इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग, तो एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर। इसके बाद हम आते हैं एवरेज एक्सेलरेशन की तरफ। एवरेज एक्सेलरेशन इंतहाई ज़्यादा आसान है। सिंपल डिफिनीशन है टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो आपने बस टोटल चेंज जितना वेलोसिटी में आया है उसको आपने टोटल टाइम के ऊपर डिवाइड कर देना है, ये आपके पास आ गया है एवरेज एक्सेलरेशन। और वी एफ माइनस वी आई के साथ भी आप इसको लिख सकते हो। व्हाट इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कहते हैं। अच्छा, समझने की कोशिश करते हैं। एक बॉडी इज अ बॉडी सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन द वेलोसिटी चेंजेस इक्वली इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्या मतलब बनता है इसका? ये हम टाइमलाइन स्टडी कर रहे हैं। टाइम, ये हो गया 1 सेकेंड, ये हो गया हमारे साथ 2 सेकेंड, ये हमारे साथ हो गया 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, ये 5 सेकेंड और वो 6 सेकेंड। ओके, ये टाइम है हमारे साथ।
एक बॉडी थी, उसकी वेलोसिटी थी फर्स्ट सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, सेकंड सेकंड में वो हो गई 4 मीटर पर सेकंड, थर्ड सेकंड में वो हो गई 6 मीटर पर सेकंड, फिर हो गई 8 मीटर पर सेकंड, फिर हो गई वो 10 मीटर पर सेकंड, फिर हो गई 12 मीटर पर सेकंड। अब इस वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, यहाँ पर हमने टाइम को इक्वल इंटरवल्स में कन्वर्ट कर दिया है, और वेलोसिटी में चेंज आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड का, वो भी इक्वल है। तो हमारे पास डिस्प्लेस एक्सेलरेशन क्या हुआ, चेंज इन द वेलोसिटी ना, चेंज इन वेलोसिटी क्या आ रहा है पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इक्वल चेंज आ रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब अगर फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन इसका उलट होगा ना, वेरिएबल एक्सेलरेशन भी हमारे पास टाइम इंटरवल इक्वल में हम टाइम इंटरवल्स को डिवाइड कर देते हैं, ये हमारे पास लेट से इक्वल में डिवाइड हो गए हैं। लेकिन वेरिएबल में ऐसा होता है कि एक सेकंड में लेट से वो 4 मीटर पर सेकंड था, फिर वो 5 मीटर पर सेकंड हुआ, फिर 3 मीटर पर सेकंड हुआ, फिर 1 मीटर पर सेकंड हुआ, और फिर दोबारा 5 मीटर पर सेकंड हुआ। तो अब यहाँ पर जो चेंज है दैट इज नॉट इक्वल, that is not equal. So this is actually variable acceleration, and this acceleration here, the change in acceleration is not equal to 0. अब यहाँ पर एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है ना, यहाँ पर कुछ और एक्सेलरेशन के साथ ये एक सेकंड में आया है, फिर यहाँ पर ये दूसरे एक्सेलरेशन के साथ गया है, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट था और जो चेंज इन एक्सेलरेशन है वो इक्वल टू 0 था, यानी एक्सेलरेशन चेंज ही नहीं हो रहा था। अब इसके कुछ ग्राफ्स आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, तो वो होगा एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। आइए समझते हैं कि इसका क्या मतलब बनता है। ये हमारे पास एक लाइन हो गई है, ये हमारे पास दूसरा एक्सेस हो गया है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है और ये है हमारे पास टाइम। अब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, तो यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो ये हो गया है आपका ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इसका क्या आएगा, मैंने आपसे कहा ना कि एक्सेलरेशन में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा, वो तो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आएगा। ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा टी। अब एक्सेलरेशन में चेंज नहीं आ रहा लेकिन टाइम गुजर रहा है, तो ये हो गया आपका स्लोप ऑफ द ग्राफ और ये हो गया स्लोप ऑफ द ग्राफ। अब आते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन की तरफ। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन मैंने आपको बता दिया ना, अ बॉडी इज सेड टू बी इन वेरिएबल एक्सेलरेशन व्हेन द वेलोसिटी चेंजेस अनइक्वली इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। अब ज़्यादातर बुक्स में डी एक्सेलरेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन कहा गया है, बट केपीके की जो बुक है तो उसने नेगेटिव एक्सेलरेशन को ज़रा डिफरेंट तरीके से डिफ़ाइन किया है, और वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन में। तो पहले डी एक्सेलरेशन को समझते हैं। सिंपल कहते हैं कि व्हेन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डी एक्सेलरेशन। सही है। हमने वहाँ पर ऊपर भी पढ़ा था, वेलोसिटी एक बॉडी की इस डायरेक्शन में है, सही, ये इस डायरेक्शन में है, बट ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है। तो क्या मतलब, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। तो जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, इस केस में हमारे पास जो एक्सेलरेशन होती है उसको हम डीसेलरेशन कहते हैं, या फिर इसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। ओके, और मोस्टली टेकन एज नेगेटिव, इस एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव ही कंसिडर करते हैं, बट कंफ्यूज नहीं होना, इन द मोस्ट केसेस ये नेगेटिव होता है। सही है। अब समझते हैं कि कब ये वो पॉजिटिव भी हो सकता है। द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पॉइंट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये मैंने आपको बता दी, वेलोसिटी एक्सेलरेशन पॉइंट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब समझते हैं कि डी एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है। मोस्टली तो हम इसको नेगेटिव लेते हैं, बट इसको पॉजिटिव भी बनाया जा सकता है।
अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन मेनली डिपेंड करता है ऑन द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ओके, पॉइंट ऑफ रेफरेंस या क्वाड्रेंट्स पे डिपेंड करता है, क्वाड्रेंट्स पे। ओके, अब लेट्स से हम कहते हैं मैंने पहले से डिसाइड कर लिया, एक बात मैंने पहले से डिसाइड की कि एक बॉडी अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो उसका जो एक्सेलरेशन है दैट इज पॉजिटिव। अब ये मेरा रेफरेंस हो गया। तो अब अगर ये बॉडी, ए फिगर को देखिए, अगर ये बॉडी इस डायरेक्शन में स्पीड अप हो रही है तो एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में है ना, तो एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन इफ द बॉडी इज स्लोइंग डाउन इन दिस डायरेक्शन, तो जब बॉडी स्लो डाउन करती है तो एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करता है। तो अगर पॉजिटिव इस डायरेक्शन में था और आपका एक्सेलरेशन अगर इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो एक्सेलरेशन है दैट इज एक्चुअली नेगेटिव। तो बी फिगर में आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। अब सी फिगर जरा और डी फिगर जरा गौर करने वाला है। मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, और अगर ये बॉडी इस डायरेक्शन में स्लो डाउन हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में पॉइंट करता है, एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट में पॉइंट करता है। तो एक्सेलरेशन को यहां पर मैं पॉजिटिव लूंगा। ये एक्चुअली रिटार्डेशन ही है, रिटार्डेशन। बट बिकॉज ऑफ दिस फिक्स्ड रेफरेंस जो मैंने लिया था, अब मैं रिटार्डेशन को पॉजिटिव ले रहा हूं। और यहां पर एक बॉडी इस डायरेक्शन में जा रहा है और इस डायरेक्शन में वो बॉडी इंक्रीज, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पर मैं इस एक्सेलरेशन को नेगेटिव कंसिडर करूँगा जस्ट बिकॉज मैंने इस एक्सेलरेशन को पॉजिटिव कंसिडर किया है। तो अगर रेफरेंस की बात कर ली जाए, पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो आपका, पहले से एक डायरेक्शन आप डिसाइड कर लें कि इस डायरेक्शन में जो जब एक्सेलरेशन आएगा उसको मैं पॉजिटिव लूँगा, तो फिर अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आता है तो उस एक्सेलरेशन को आप नेगेटिव लोगे। और इस पेपर आप नहीं देखोगे कि एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है या एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन है, आपने उसको नेगेटिव लेना है। लेकिन अगर रेफरेंस पॉइंट की बात न की जा रही हो तो फिर सिंपली अगर वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर एक दूसरे को एंटी पैरेलल हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ओके, अब आते हैं इसके ग्राफ्स के ऊपर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसका आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो स्लोप मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बताया था, राइज बाय रन, या जो क्वांटिटी वाई एक्सिस के ऊपर है उसको डिवाइड कर दो एक्स एक्सिस के ऊपर। तो वो क्या है, वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट को जब आप डिवाइड करते हो टाइम के ऊपर आपको मिलता है वेलोसिटी। तो स्लोप ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक्चुअली गिव्स अस वेलोसिटी। अब इसमें मुख्तलिफ ग्राफ्स दिए गए हैं। पहला ग्राफ स्टडी करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, नहीं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सॉरी। पहला ग्राफ है हमारे पास कुछ इस तरह का, सही है, ये क्या हो गया है, सॉरी। पहला ग्राफ है हमारे पास ये इस तरह कि जो डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पर हमारे पास टाइम है, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर स्लोप क्या है, स्लोप इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो यहाँ पर सिंपली हमें ये पता चलता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है। जब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हम ज़ीरो पुट करेंगे तो वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका जो स्लोप है वो इक्वल है टू वेलोसिटी एंड दैट इज़ एक्चुअली ज़ीरो। और जब वेलोसिटी ज़ीरो है तो अल्टीमेटली आपका एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो गया। सेकंड, अगर आपको इस तरह का कुछ ग्राफ दिया गया हो कि ये D है और ये T है और ये एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन हो, तो यहाँ पर स्लोप हमारे पास, मैंने आपसे कहा था स्लोप अगर ऊपर जाएगा तो स्लोप इंक्रीजिंग है, और स्लोप क्या है,
स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट b है, तो स्लोप वेलोसिटी के इक्वल है, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, सही है, और वेलोसिटी पॉजिटिव है आपकी, सही है, और एक्सेलरेशन चूंकि वेलोसिटी इज कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन आपका जो है तो वो ज़ीरो है। देखिए ग्राफ्स मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में इसीलिए समझाए थे कि ग्राफ्स जो है तो वो आगे इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा थर्ड वो आपको एक ग्राफ दे सकते हैं कुछ इस तरीके से कि दिस इज़ अ पैराबोला, ओके, ये d है और ये t है हमारे पास, तो ये अब स्लोप है। मैंने आपसे कहा था स्लोप चूंकि वेलोसिटी है, अब ये स्लोप क्या है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो स्लोप एक तो मुझे पता चल गया कि वेलोसिटी जो है तो वो पॉजिटिव है मेरे साथ। अब स्लोप बेंड है तो मुझे पता चल गया कि वेलोसिटी कांस्टेंट तो नहीं है मेरे साथ, और मैंने आपसे कहा था अगर ये वाई एक्सिस की तरफ बेंड कर रहा है स्लोप तो v क्या है, इंक्रीजिंग है, तो ये आपको v का पता चल गया। v इंक्रीजिंग है तो जब इंक्रीजिंग है v तो एक्सेलरेशन ऑलरेडी आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, और जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी है। अच्छा, पैराबोला का अगर आप ग्राफ देखें ना तो उसमें एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट रहता है, ओके, और v इंक्रीजिंग होती है। फोर्थ ग्राफ आपको वो लोग दे सकते हैं इस तरीके का, सही है, और ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। v यहाँ पर भी हमारे पास पॉजिटिव ही है क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है, v यहाँ पर भी कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, ओके, इसलिए मैंने ये साइन दिया है, और v जो है तो यहाँ पर वो डिक्रीजिंग है क्योंकि ग्राफ y एक्स एक्सिस की तरफ बेंड हो रहा है, और जब v डिक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन ऑलरेडी नेगेटिव हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन मेरे पास तो एक्सेलरेशन मेरे पास नेगेटिव हो जाएगा और एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। और अगर आपको इस तरह का कोई ग्राफ दे दें वो कि ऊपर से नीचे आ रहा हो और नीचे से भी फिर चला जाए, तो इसका मतलब ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट था तो ये अब ये बॉडी ये जो थी तो ये इसका रेस्ट पोजीशन थी बॉडी की, बॉडी इस पोजीशन से वापस अपनी पोजीशन की तरफ आई है, अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ आई है, बॉडी इज कमिंग फ्रॉम द फाइनल टू द इनिशियल पोजीशन, और इनिशियल पोजीशन के बाद भी वो गई है। ये इस तरह का है कि एक बंदे का घर इधर है, ये उस बंदे का घर है, और वो बंदा इधर है, ये उसका इनिशियल पोजीशन है, ओके, और ये उसकी फाइनल पोजीशन है, एक मूवमेंट इसने कर ली है, तो इस डायरेक्शन में हमने क्या लिया था, डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लिया था। अब अगर ये बंदा इस डायरेक्शन में आता है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेगेटिव होगा, और फिर ये घर से भी आगे चला जाता है तो और भी ज़्यादा नेगेटिव हो गया है इसका एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर अगर तो वेलोसिटी की हम बात करें तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज़ नेगेटिव, और वेलोसिटी है तो कांस्टेंट क्योंकि जो है तो वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, और क्या है हमारे पास डिक्रीजिंग है, नेगेटिव है और कांस्टेंट है, और जो एक्सेलरेशन है हमारे पास वो ज़ीरो है, और उसकी ज़ीरो होने की वजह यही है कि वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट है और वेलोसिटी डिक्रीजिंग है क्योंकि नहीं, वेलोसिटी डिक्रीजिंग नहीं है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है हमारे पास। ये हो गए हैं ग्राफ्स आप लोगों के डिस्प्लेसमेंट टाइम वाले। अब आप केपीके की जो बुक है तो उसमें एक इस तरीके का ग्राफ दिया है डिस्टेंस का। अब ये डिस्टेंस का ग्राफ है और आपसे पूछा जा सकता है कि इसका आप लोग वो निकालें डिस्प्लेसमेंट, एवरेज डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट या आप लोगों से मांगा जा सकता है एवरेज वेलोसिटी निकाले, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने आपको टाइम दिया है, तो हाँ एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी। तो जो एवरेज वेलोसिटी थी मैंने आपसे कहा था वी एफ माइनस वी इनिशियल है, सॉरी ये तो वी नहीं आएगा, फिर ये डी आएगा, सॉरी डी एफ माइनस डी इनिशियल, इसका डी एफ जो है तो वो बी है और डी ए जो है तो वो ए है।
सबसे पहले अब देखें, चूंकि इन्होंने आपको पॉइंट्स पे डिवाइड किए हैं तो आप अब हर पॉइंट का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट मैं अगर निकालना चाहूँ ना, तो डिस्प्लेसमेंट एक स्ट्रेट लाइन आएगी यहाँ तक, फिर डिस्प्लेसमेंट इसका मैंने डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया, डिवाइडेड बाय टाइम कर दिया, मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी। फिर मैंने इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है एक स्ट्रेट लाइन में, फिर इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है स्ट्रेट लाइन में, फिर इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, और फिर इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। लेकिन अगर वो मुझसे टोटल बात का पूछे तो फिर मैंने इतना लंबा चक्कर नहीं काटना, मैंने डायरेक्ट इस तरह आना है इसके पीछे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने कर देनी है। ये वाले सारे आप लोग प्लस करोगे और ये वाले फिर जो है तो इससे माइनस करोगे, सही है। और आखिर में आप लोगों के पास एक एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोगों को पता हो कि एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम द ग्राफ किस तरह निकालेंगे, तो वो इस तरह निकालेंगे। फिर आता है आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। इसका आपसे पूछा जा सकता है कि स्लोप किसके इक्वल होता है। तो स्लोप जो है तो मैंने आपसे कहा था डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, वाई के ऊपर वेलोसिटी है और एक्स के ऊपर टाइम है, तो ये हो गया एक्सेलरेशन आपकी। यहाँ पर आपसे एरिया भी पूछा जा सकता है, तो एरिया क्या है, डेल्टा वाई मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स। तो v को अगर हम t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास आता है डिस्प्लेसमेंट, आई थिंक, हाँ, v चूंकि इक्वल होता है d बाई टी के, तो t और v जब मल्टीप्लाई होंगे एक दूसरे के साथ तो अल्टीमेटली आपके पास d ही आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं आपके पास, वो आप लोग स्टडी कर लें तो आप लोगों की ये टॉपिक कवर हो जाएगा। फर्स्ट ग्राफ स्टडी करते हैं। आपके पास है ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, और ये एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो ये चीज़ ये शो कर रही है कि आपके पास जो वेलोसिटी थी वो ज़ीरो थी, और ये स्लोप भी ज़ीरो है। स्लोप अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब स्लोप किसकी इक्वल था, एक्सेलरेशन, तो ए एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है। फिर इसके ऊपर बाद एक दूसरा ग्राफ है इस तरीके का, ये v है और ये t है। इसमें मैंने आप लोगों को पहले से बताया था, ग्राफ्स का मैंने आप लोगों को बता दिया, इस पे अब हम जल्दी जल्दी जाएंगे, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास स्लोप बराबर है एक्सेलरेशन का, और एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो वो पॉजिटिव है और वो कांस्टेंट है। इसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर का ग्राफ आता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास ग्राफ आता है एक इस तरह का, तो ये v है और ये t है। यहाँ पर जो v है आपका वो है इंक्रीजिंग, क्योंकि ये y एक्सिस की तरफ बेंड हो रहा है, और जो एक्सेलरेशन आपका आ गया है तो वो है पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। पॉजिटिव है क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, और एक्सेलरेशन आपका इंक्रीजिंग है क्योंकि स्लोप ही इंक्रीजिंग है, तो एक्सेलरेशन भी आपका इंक्रीजिंग हुआ। 4 पे हमारे पास पैराबोला आएगा, बट वो क्या होगा, v जो है हमारे पास, तो v डिक्रीजिंग है इस केस में, और अल्टीमेटली एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है बट इन डिक्रीजिंग है। और इसके बाद हम लगा लेते हैं एक ये वाला ग्राफ कि ये v है और ये t है। तो इसमें v हमारे पास नेगेटिव है और डिक्रीजिंग है b है, तो अल्टीमेटली हमारे पास फिर एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा और वो भी डिक्रीजिंग होगा। अच्छा, इसके बाद केपीके की जो बुक है तो उसमें इस तरह का एक ग्राफ दिया गया है, और इस ग्राफ से फिर उन लोगों ने एक्सेलरेशन को कैलकुलेट किया है। तो इसकी भी वही वो है, क्या कहते हैं, मेथड है। आपने ए से लेकर बी तक एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, बी से लेकर सी तक एक्सेलरेशन, ये तो चलो कर लेते हैं हम। एक्सेलरेशन क्या है, वी एफ माइनस वी आई। अब ये क्या, वी एफ क्या है हमारे पास 20 है, तो वो 20 लगा लेंगे माइनस 0,
ज़ीरो लगा लेंगे और नीचे टाइम इन्होंने कितना दिया है फ्रॉम 0 टू, ये तकरीबन 10 बनता है, 10 तो हो जाएगा हमारे पास 20/10 2। ओके, तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ अब ये वाला जो एक्सेलरेशन है ये ऑलरेडी ज़ीरो है, ये एक्सेलरेशन भी हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड होगा बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन, ये फिर से ज़ीरो है। और ये भी आप कैलकुलेट कर ली, ये भी आप कैलकुलेट कर ले, तो टोटल जो सम होगा इन सब का वो आपके पास आखिर में एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। अच्छा, तो अब हम लोग कुछ MCQ सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट इन ग्राफ्स के ऊपर और भी पुख्ता हो जाए। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग VT ग्राफ इज व्हाट। आप लोगों को एक ये ट्राइंगल दिया है, एक ये ट्राइंगल दे दिया गया है और एक ये ट्राइंगल दे दिया गया है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप लोगों से मांगा जा रहा है, तो एक्चुअली जो एरिया है VT ग्राफ का वही आपका डिस्टेंस है ना, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू द बेस मल्टीप्लाई बाय द हाइट। तो यहाँ पर तीन ट्राइंगल्स है, डिस्टेंस में ये तीनों हमारे साथ प्लस होंगे। क्यों क्यों प्लस होंगे तीनों, क्योंकि नेगेटिव डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है हमारे पास। तो डिस्टेंस का जब हम फार्मूला लिखेंगे तो वो हम लगाएंगे हाफ, फर्स्ट ट्राइंगल का बेस है 4 मल्टीप्लाई बाय 10, ओके, प्लस करेंगे हम। अब यहाँ पर अमूमन तो नेगेटिव आना चाहिए था इस ट्राइंगल के साथ, क्योंकि ये नीचे की तरफ है, बट डिस्टेंस हमारे पास नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। इसका जो बेस है तो ये 4 है और ये 5 है और ये 6 है, ओके। सो बेस इसका पहले तो 1/2 लगा लेंगे, फिर इसका लगा लेंगे हम 2 × 10, ओके, फिर प्लस करेंगे और वो जो है तो वो वापस उसी तरह है, हाफ 4 × 10। इससे हमारे पास आ जाएगा 20, क्योंकि 2 के ऊपर डिवाइड भी करना है ना, ओके। तो ये हमारे साथ बन जाएगा 20 प्लस इसका हमारे साथ 2 10s आर 20 डिवाइडेड बाई 2, ये 10 बन जाएगा और ये फिर से 20। तो ये डिस्टेंस हमारे पास 50 मीटर आ गया है। अब डिस्प्लेसमेंट अगर हम फाइंड करना चाहें, अब डिस्प्लेसमेंट चूंकि नेगेटिव पॉसिबल है तो ये वाली क्वांटिटी इससे माइनस होगी, ओके। तो यही चीज़ है, बट वी हैव टू माइनस दिस 10। सो 20 माइनस 10 प्लस 20, तो प्लस 20 और प्लस 20 इज इक्वल टू 40 माइनस 10, इससे हमारे पास आ जाएगा 30 मीटर। तो 50 मीटर और 30 मीटर आपका आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, बट पहले मैं ये जगह ज़रा साफ कर दूँ, ओके। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। इफ VT ग्राफ फॉर अ बॉडी शोन इन द फिगर डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम 4। ये आप लोगों को वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है तीन केसेस में, केस 1, केस 2 और केस 3। आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट किस में मैक्सिमम है। तो जिसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा उसी का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। तो जो 1 है इसका एरिया सबसे ज़्यादा है, तो हमारे पास 1 डिस्प्लेसमेंट बड़ा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि स्लोप किसका सबसे बड़ा है, तो वो डिपेंड करता है ऑन दी एंगल, ओके, द थीटा। तो जिसका थीटा ज़्यादा स्टीपर होगा ना, अब यहाँ पर जो 3 है इसका थीटा सबसे बड़ा है, तो एक्सेलरेशन जो है तो वो 3 की बड़ी होती, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1 का बड़ा है, ओके। इसके ऊपर इसके बाद हमारे पास थर्ड MCQ है। इफ़ अ VT ग्राफ ऑफ टू बॉडीज इज शॉन इन द फिगर बिलो, देन द रेशियो बिटवीन देयर एक्सेलरेशन विल बी। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप लोगों को दिया गया है दो बॉडीज़ का या दो वेलोसिटीज़ के लिए मार्क किया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें रेशो फाइंड करें ऑफ द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास सबसे पहले आएगा किस चीज़ से, स्लोप से ही आएगा ना। तो स्लोप हमारे पास एक्सेलरेशन की इक्वल है, और स्लोप हम लोगों को पता है कि इक्वल है टेंजेंट थीटा के। तो अगर इन दोनों ग्राफ्स का हम रेशो लेते हैं तो हम कहेंगे कि A2/A1, इफ VT ग्राफ ऑफ द टू बॉडीज इज शोन, तो A2/A1, या हम अगर A1/A2 ले लें, टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है ना,
तो अगर हम इन दोनों का रेशो ले लें कि A1/A2, तो वो बराबर होगा टेंजेंट 30 डिग्री, फर्स्ट का 30 डिग्री है, डिवाइडेड बाय टेंजेंट 45 डिग्री। और टेंजेंट और इसका तरीका मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बताया था, तो वो आप लोग देख लें, उसको मैं प्राइवेट नहीं करने वाला। बट ये वाला जो लेक्चर है ये 2 दिन के बाद प्राइवेट हो जाएगा, फिर आप लोग इसको नहीं देख पाएंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा सिंप्लीफाई करते करते 1/√3। ओके, तो इस तरह आपने ग्राफ वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। दैट वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों ने बहुत कुछ इससे सीखा होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये वाला जो लेक्चर है तो ये 2 दिनों के अंदर प्राइवेट हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों के कुछ ज़रूरी बात ये है ना कि एक्सेलरेशन तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, बट डू रीड दिस एक्सेलरेशन इन योर ओन बुक, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पर मैं आपको टेक्स्ट बाय टेक्स्ट, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा सकता, मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें पढ़ाता हूँ। तो आप जब इसको अपने बुक के साथ रीड करते हैं तो आपको माइन्यूट माइन्यूट चीज़ें, अगर कोई चीज़ मुझसे, खैर खुदा ना खास्ता मैं भी इंसान हूँ, अगर कोई चीज़ मुझसे मिस हो जाती है तो वो उस चीज़ को भी आप लोग पकड़ लेते हैं। और जो फिज़िक्स है ना आपका, फिज़िक्स को जितना मैंने स्टडी किया है तो फिज़िक्स तकरीबन तकरीबन 90 to 95% सिमिलर है इन ऑल बुक्स। तो वो आप अपनी ही बुक से कवर करें, दैट इज़ द बेस्ट वे टू कवर फिज़िक्स। कोई क्वेश्चंस हो तो नीचे मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया होगा आपको, सो यू कैन ज्वाइन दैट एंड यू कैन देन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम मी देयर। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।